नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी पुलिस का 2019 में हुआ पेपर जो 28 जनवरी को हुआ था और ये आपका इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। आज के इस वीडियो में इवनिंग शिफ्ट में हुए पेपर का जो हिंदी सेक्शन था उसके क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि यूपी पुलिस के पेपर में जो प्रश्नों का लेवल होता है वो कैसा होता है और किस तरीके के प्रश्न किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का आपका पहला प्रश्न है जो 114वां प्रश्न आया था पेपर में कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों में के सही अवयव के भेद हो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है के भेद हो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। तो यहाँ से आपका प्रश्न वाक्य शुरू होता है दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। तो इसमें कौन सा अवयव है वो आपको पहचानना है। समुच्चय बोधक अवयव या विस्मयादि बोधक अवयव या संबंध बोधक अवयव या निपात। तो 114वें प्रश्न का है कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, कोई यहाँ पर लिखा है तो कोई किसके बारे में बताता है। तो ये आपका इस प्रश्न के आधार पर आप देखेंगे यहाँ पर संबंध बोधक अवयव बिल्कुल सही होगा। क्या संबंध बता रहा है, कोई है, क्या है, कोई है। क्लियर आपको। तो पहले का आपका जो 114वां प्रश्न है उसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो प्रश्नों में परीक्षाओं में जब भी आप करें तो आपको सबसे अच्छा विकल्प चुनना होता है जो सबसे सर्वाधिक सही हो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप पेपर देने जाएं। तो मैंने गांव जाना है, इसमें कौन सा वाक्य इसका शुद्ध रूप होगा वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है आपका कि मैं गांव जाना है, या दूसरा ऑप्शन है मुझे गांव जाना है, या तीसरा ऑप्शन है आपका मेरे को गांव जाना है, या चौथा ऑप्शन है मेरे को गांव जाना है। तो 115वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, बिल्कुल सही उत्तर इसका है बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, मुझे गांव जाना है। क्लियर है आपको। और अगला प्रश्न है आपका छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। व्यंजन कहा जाता है, चरण कहा जाता है, या मात्रा कहा जाता है, या वर्ण कहा जाता है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। 116वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। क्लियर आपको। तो मुहावरा है आपका लोहा मानना। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं वो चुनना है आपको। पहला ऑप्शन है मूर्ख बनाना, क्या मूर्ख बनाना। दूसरा ऑप्शन है प्रभाव मानना, तीसरा है हार मानना, और डी है ऑप्शन आपका लाभ होना। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 117वें प्रश्न का जल्दी से आपको बताना होगा। तो लोहा मानना होता है यानी कि प्रभाव मानना। क्या प्रभाव मान लिया किसी का, लोहा मनवाना कहते हैं, जैसे प्रभाव अपना मनवाना। अगला प्रश्न है आपका रसों का राजा किस रस को माना जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए और उम्मीद करता हूं आप में से हर कोई इसको सही कर रहा होगा। ए ऑप्शन है आपका करुण रस, बी ऑप्शन है श्रृंगार रस, और सी ऑप्शन है आपका वीर रस, और डी ऑप्शन है आपका हास्य रस। तो 118वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एक ही उत्तर इसका सही हो सकता है और वो है बी ऑप्शन श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं और ये 2 प्रकार का रस होता है। एक इसमें श्रृंगार रस में आता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा आता है वियोग श्रृंगार रस। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है तो इसे जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ए ऑप्शन है आपका आप इस किताब को पढ़े हैं। ऑप्शन दिया है आपका कर्मवाच्य, ब्रैकेट में लिखा है इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्या आपने इस किताब को पढ़ा है, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई है, या आपने ये किताब पढ़ी है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 119 का। तो 119 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए ऑप्शन है, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम,
या अर्धविराम। और यही प्रश्न आपका यूपी ट्रिपल एससी जो वीडियो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो बताइएगा किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 120 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। कौन सा उत्तर इसका सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विकल्प को पहचानिए। ऑप्शन दिया गया है आपका चंद्रशेखर। अब इसका सही समास विग्रह करना है और वो आपको पहचानना है। ए ऑप्शन में दिया गया है चंद्र है शिखर पर जिसके, बी ऑप्शन में दिया है चंद्र है जिसका नाम, और सी ऑप्शन में दिया गया है चंद्र के समान है जो, और डी है आपके चंद्र के जैसा है जो। तो बताइएगा 121 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, चंद्र है शिखर पर जिसके। क्या? चंद्रशेखर का जो समास विग्रह होगा चंद्र है शिखर पर जिसके। और इसमें कौन सा समास होगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा ताकि पता चल सके आपकी तैयारी कितनी है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यानी कि एक वाक्य दिया गया है और उसके लिए एक सही शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द पूछा गया है और इसका उत्तर आपको पहचानना है। आपकी परीक्षा में देखने को मिला है कि हिंदी के जो विषय में प्रश्नों की जो लेंथ है उसको बड़ा किया गया है। इससे काफ़ी बच्चे घबरा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पेपर काफ़ी मध्यम स्तर का आया था, बस प्रश्नों को थोड़ा भाषा को लंबा किया गया था। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहेंगे? उत्साही कहेंगे, या उद्यमी कहेंगे, या हतोत्साहित कहेंगे, या जिज्ञासु कहेंगे। बताइएगा 122 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, हतोत्साहित। क्या? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हतोत्साहित। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। ऑप्शन दिया गया है आपका जलज, और इसका पर्यायवाची आपको पूछा गया है। जहाज होगा क्या इसका अनेकार्थी, या मछली होगा, या चतुर होगा, या हाथी होगा। तो जलज का अनेकार्थी क्या होगा वो आपसे पूछा है। इसके अनेक अर्थ होते हैं जलज के। तो 123 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो जो मछली है वो भी जल में रहती है, जैसे कमल भी जल में रहता है, तो जलज का एक अनेकार्थी अनेका अर्थ में हो जाएगा मछली अर्थ। मछली भी आपकी जल में ही रहने वाली होती है, जैसे कमल भी लगातार जल में ही खिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। जैसे प्रश्न वाक्य है आपका, बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य क्या बनेगा वो आपको पहचानना है। ए ऑप्शन है आपका, बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, और बी ऑप्शन है आपका, बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए, और सी ऑप्शन है आपका, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, और डी ऑप्शन है आपका, बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लग गए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 124 का ABCD में। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो जो एक उचित कारक है वो आपको पहचानना है। हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो इसमें रेखांकित पद नहीं दिख रहा होगा आपको, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें रेखांकित पद था आपका हे प्रभु। कौन सा था? केवल हे प्रभु रेखांकित था, और इसमें संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह संबोधन कारक हो गया यहाँ पर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, भविष्यकाल। बच्चे खेल खेल चुके, बच्चे खेल खेल रहे हैं, या बच्चे खेल चुके होंगे, या बच्चे खेल खेलेंगे। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बच्चों ने खेल खेला, इसका भविष्य काल क्या बनेगा 126 का, ये आपको बताना है। तो इसका भविष्य काल एक ही बन सकता है कि बच्चे खेल खेलेंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उन दोनों से भी आप जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। समय समय पर आपको वहाँ पर PDF और अन्य चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द दिया गया है आपका राजपूत, और इसका जो स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा वो आपको पता करना है। ए ऑप्शन में लिखा है राजपूतानी, बी आपका लिखा है राजपूताई, और सी लिखा है आपका राजपुत्रीन, और डी आपका लिखा है राजपूती।
तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा राजपूत का, यह आपको पहचानना है। और इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजपूतानी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प दिया गया है तपस्वी और इसका सही स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है। ए ऑप्शन में दिया गया है तपस्विनी, बी ऑप्शन में दिया गया है तपस्विनी, आपका इसमें मात्रा का फर्क है तो उसको भी आपको ध्यान में रखिएगा। और सी ऑप्शन में दिया है तपस्विन और डी ऑप्शन में दिखा है तपस्वी। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 128 का। तो 128 का तो सही ऑप्शन है आपका, वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन तपस्विनी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ए है तलवार, जो शब्द दिया है आपका तलवार, उसका बहुवचन बनाना है आपको। तो ए ऑप्शन है आपका तलवारें, बी ऑप्शन है तलवारों, और सी है आपका तलवार, और डी है आपका तलवारें। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 129 का। तो 129 का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा तलवारें। ए और डी में बिंदी का अंतर है, जो रा के ऊपर आपको बिंदी दिखेगी और डी में नहीं दिखेगी, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार होते हैं, या व्यंजन के प्रकार होते हैं, या वर्णमाला के प्रकार होते हैं, या संयुक्त व्यंजन के प्रकार होते हैं? बताइएगा ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो 130 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, स्वर के प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। क्लियर है आपको? और अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन भी आपको पता करने हैं, या पा, शा और टा। बताइएगा ऊष्म व्यंजन कौन सा है इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो 131 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 131 का आपका सी ऑप्शन सही है, श, यह आपका ऊष्म व्यंजन है। क्लियर आपको? श, श, श और हा, ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? पक्ष, पाक्षिक, प्रेम, प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण, सोना। तो बताइएगा पक्ष क्या संज्ञा है, पाक्षिक क्या विशेषण है, प्रेम या प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण या सोना? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या? ए ऑप्शन। पक्ष आपका एक संज्ञा होता है और पाक्षिक जो होता है वो विशेषण बन जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से, कर्म से, कर्ता से या वचन से? बताइएगा सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? और कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ए ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही है, क्रिया। अगला प्रश्न है आपका, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बहुत ही आसान उत्तर है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। पद्मावत ए ऑप्शन है, रसविलास बी ऑप्शन है, विज्ञान गीता सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है आपका श्रृंगार लहरी। तो जो जायसी थे, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम था, और इन्होंने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा था। क्या? और इस पर एक पिक्चर भी बनी थी, पद्मावत। अगला प्रश्न है आपका, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? वृंदावन लाल शर्मा, देवकी नंदन खत्री, अयोध्या सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र? बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आपने थोड़ा सा भी हिंदी साहित्य को ध्यान से पढ़ा है, और मुझे लगता है आपको ये प्रश्न आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो अभी याद कर लीजिए और फिर दोबारा गलत मत करिएगा। 135 का जो सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, जयशंकर प्रसाद हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, और आपके या हरिवंश राय बच्चन हो, इन सब की रचनाएं आपको याद रखनी चाहिए। अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और आपको सही से याद आनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद और पल्लव। ए ऑप्शन है आपका सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सभी कवि इंपॉर्टेंट है, इनकी सभी की रचनाएं आप तैयार करिएगा। और इसका जो सही ऑप्शन है आपका 136 का, वो ए ऑप्शन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद और पल्लव। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारूं या गर्म हवाएं? बताइएगा 137 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब आगे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें आपके 138 से 142 तक प्रश्न होंगे, और ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आते हैं। एक पैराग्राफ आपकी परीक्षा में जरूर आता है। इसे करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो या तो आप पूरा पैराग्राफ एक बार में पढ़ लीजिए और फिर आप क्वेश्चन पढ़िए जाके, तो उससे क्या होता है आपका टाइम ज़्यादा जाता है।
तो दूसरा तरीका यह है कि आप पहले पैराग्राफ पढ़िए, जाके पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर पैराग्राफ में उसका उत्तर ढूंढिए, क्योंकि ऑनलाइन जो पेपर देते हैं आप, तो आपके पास समय कम होता है, इतना समय नहीं होता है कि एक बार में आपको पूरा पैराग्राफ दिखे। इसलिए आप पहले प्रश्न देखिए, फिर इसका उत्तर करिए, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो पहले इसका प्रश्न देखते हैं, फिर आप इसको। तो पहला प्रश्न है आपका, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? ऑप्शन ए है आपका बली, वाली, कृष्णदेव राय या बहमनी राज्य। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अब आपने तो पैराग्राफ पढ़ा नहीं है, आपको कैसे पता होगा? तो पैराग्राफ में ढूंढेंगे इसका उत्तर कहां पर है। तो लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी का निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेव राय 1509 से 1529 थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिणी भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग्य था, तो यह बाली से शासित था। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बाली। अगला प्रश्न आपका था, किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? तो अभी आपको बताया गया था जब आपने पैराग्राफ पढ़ा कि पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने बताया कि हम्पी स्वप्नों की नगरी थी। अगला प्रश्न है आपका, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो इसको भी अभी आपने पढ़ा कि संयुक्त आक्रमण किया था बहमनी राज्यों ने। क्लियर आपको? तो ये संयुक्त आक्रमण से हम्पी राज्य की शक्ति का पतन हो गया था। अगला प्रश्न है आपका, विजयनगर के भग्नावशेष किस दृश्यावली के बीच फैले हैं? जनशून्य, भीड़भाड़, सघन या हरियाली? ये भी अभी आपने पढ़ा था। और 141 का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, जनशून्य। और अगला प्रश्न है आपका, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विलक्षण नेत्रों वाला, निर्जन या गुस्सैल स्वभाव वाला या शक्तिशाली? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 142 का इसका सही उत्तर है आपका सी, विरूपाक्ष यानी कि गुस्सैल स्वभाव वाला। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है यह आपसे पूछा गया है। यमक अलंकार है या अतिशोक्ति अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है या उपमा अलंकार है? जब भी शब्द की बात हो तो वहां पर आपका ज्यादातर यमक अलंकार देखने को मिलता है आपको और श्लेष अलंकार मिलता है। जब एक ही शब्द में 2 अर्थ चिपके हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जब शब्द अलग अलग आए हों और उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो 143 का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, काली घटा यानी कि जो बादल होते हैं का घमंड घटा यानी कि कम हो गया। तो यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ए ऑप्शन है आपका पतन। तो जो विकल्प है आपका पतन, उसका सबसे अच्छा चयन करें जो विकल्प है। ठीक है, पत्ता या गिरना या पुत्र या घर? तो बताइएगा कौन सा इसका सबसे अच्छा विकल्प है, वो बताना है आपको 144 का। तो पतन का जो सही विकल्प है इसका बी ऑप्शन होगा, गिरना। पतन यानी कि कम होना, कमजोर होना, गिरना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। ए ऑप्शन है आपका नाश। तो नाश का सही अर्थ क्या है, कौन बता रहा है? तबाही, उत्कर्ष, उत्थान या नवीन? बहुत ही आसानी से आप इसको कर पा रहे होंगे। 145 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तबाही। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। तो उपसर्ग शब्द के कहां पर में लगता है? तो रिक्त स्थान में आपको भरना है। उपसर्ग कहां पर लगता है? अंत में लगता है, आरंभ में लगता है, क्रिया में लगता है या 8 में लगता है? तो बताइएगा 146 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 146 का आपका बी ऑप्शन सही है, आरंभ में लगता है। कहां पर? आरंभ में, प्रत्यय अंत में लगता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। कपोत का तद्भव रूप क्या है? गाल, कबूतर, काम या काज? बताइएगा कपोत का सही तद्भव रूप क्या है?
147 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका बी, कबूतर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। चिकनाहट, चांदनी, खटास, बखूबी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है 148 का। तो 148 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है बखूबी। क्या? बखूबी। ये प्रत्यय से नहीं बना है। खूबी में बा उपसर्ग लगा है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास, उत प्लस लास, या उल प्लस लास, या उल प्लस आस, या उल प्लस आलास। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 149 का। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, उत प्लस लास। क्लियर है आपको? अगला और आपका अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ए ऑप्शन दिया गया है, जो आपका विकल्प प्रश्न में दिया गया है वो संयोग, और उसका विपरीत अर्थ वाला सही विकल्प आपको चुनना है वियोग, या अवशेष, या दुरुपयोग, या मिलन। तो संयोग का विपरीत अर्थ क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, आपको बहुत ही आसानी से आप पहचान पा रहे होंगे, वियोग। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? वियोग। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपके पूरे प्रश्न जो आपके यूपी पुलिस 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे, और मुझे उम्मीद है आपने सभी प्रश्न ईमानदारी के साथ किए होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि इन 37 प्रश्नों में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, और आपको क्या लगता है, आप अगर ये प्रश्न अभी यही प्रश्न पत्र आ जाए तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा या नहीं होगा। और लगातार वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं वीडियो के दौरान उनका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो दोनों जगह आप जरूर जुड़ जाइए। इससे आपको समय समय पर पढ़ाई से जुड़ा हुआ कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।